मैं सुनील श्रीवास्तव अपने चैनल जीवन कोचिंग सेंटर कानपुर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे जुड़ते हैं और आज का सब्जेक्ट होगा हिंदी, जिसका टॉपिक होगा हिंदी वर्णमाला। टॉपिक का नाम होगा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो हिंदी वर्णमाला में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसमें से एक शब्द दिया हुआ है हिंदी, दूसरा शब्द दिया हुआ है वर्ण और तीसरा शब्द दिया हुआ है माला। एक एक शब्द की सबसे पहले हम लोग व्याख्या करते हैं कि आखिर ये हिंदी है क्या। जिस हिंदी को आज हम भाषा के रूप में पढ़ रहे हैं, इसका प्रारंभ कब हुआ, कौन सी भाषा का ये शब्द रहा, इसके लिए थोड़ा सा बैक में चलते हैं। मान लीजिए ये हमारा अपना एक भारत देश था। इस भारत देश पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति का नाम था साइरस। साइरस नामक व्यक्ति ने जब भारत देश पर आक्रमण किया, इसका जो भारत देश में प्रवेश मार्ग था वो था सिंधु नदी। सिंधु नदी के माध्यम से ये भारत देश में प्रवेश करता है और ये रहने वाला था ईरान का। भाषा के रूप में ये फारसी भाषा का प्रयोग किए करते थे। भाषा परिवर्तनशील होती है। फारसी भाषा होने की वजह से ये लोग सा और धा इन वर्णों का ये उच्चारण नहीं कर पाते थे। ये सा का उच्चारण हा के रूप में और धा का उच्चारण ये दा के रूप में किया करते थे। जैसे कि शब्द मान लीजिए था सड़क, सा ना बोल पाने की वजह से ये सड़क को हड़क बोला करते थे। उसी क्रम में ये सिंधु जो शब्द था सिंधु, सा और धा का उच्चारण, ये सा का उच्चारण हा में और धा का उच्चारण ये दा में करते थे। तो शब्द सिंधु से शब्द ये बोलते थे हिंदू, कि भाई हिंदू हो। उस समय हिंदू जाति के रूप में नहीं थी। हिंदू शब्द का जो अर्थ हुआ करता था कि ऐसा व्यक्ति जो सिंधु प्रदेश का रहने वाला था। कालांतर में इन्होंने इसमें ई प्रत्यय का प्रयोग किया और शब्द सीधा सा बन गया हिंदी। जिस हिंदी को आज आप पढ़ने चल रहे हैं, सीधा सा प्रश्न एग्जाम में आता है, एक आपसे पूछा जाता है कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है। अगर हम चर्चा करते हैं हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी शब्द आया सिंधु शब्द से। सिंधु ये एक संस्कृत भाषा का शब्द था। सिंधु संस्कृत भाषा का शब्द था, लेकिन ये लोगों ईरानियों की भाषा फारसी थी। ये फारसी भाषा में ही सिंधु को हिंदू के रूप में कहते थे। तो ये हिंदू शब्द है या हिंदी शब्द है, ये हमारा फारसी भाषा का शब्द है। तो बच्चा अगर प्रश्न आता है पेपर में कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है। दूसरा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इस हिंदी शब्द का उल्लेख सबसे पहले कौन सी पुस्तक में किया गया। तो ईरान में एक पुस्तक लिखी जा रही थी जिसका नाम था जिंद अवेस्ता। तो ये हिंदी शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम जिंद अवेस्ता पुस्तक में मिलता है। ये तो बात हो गई हिंदी की, क्योंकि टॉपिक था हिंदी की वर्णमाला। तो अब हम लोग चर्चा करते हैं कि वर्ण क्या है। जब वर्ण समझ में आएगा तभी आप आगे की बात को समझ सकते हैं। तो अभी तो सीधी सी बात मैंने बताया कि हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हमें जिंद अवेस्ता पुस्तक में मिलता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं वर्ण की कि वर्ण, तो जो कुछ भी मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ, जो कुछ भी मैं अपने मुख से बोल रहा हूँ, ये कहलाती है ध्वनि।
इसे कहा जाता है ध्वनि। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक मौखिक इकाई होती है, ओरल यूनिट बोलते हैं इसको। हम लोग आपस में वार्तालाप कर रहे हैं मौखिक रूप से, तो ध्वनि हमारी मौखिक इकाई होती है। मौखिक चीज़ें तभी तक संभव होती हैं जब तक हम और आप आमने सामने होते हैं, लेकिन जब हम आमने सामने नहीं होंगे तो इन ध्वनि चिन्हों को लिखने की आवश्यकता पड़ी, और जब इन ध्वनि चिन्हों को लिख दिया गया तो इसी का नाम पड़ गया वर्ण। यानी वर्ण के लिए कहा जा सकता है कि वर्ण हमारी एक लिखित इकाई होती है। ध्वनि हमारी मौखिक इकाई है, जबकि वर्ण हमारी एक लिखित इकाई होती है। अब बात आती है कि मान लीजिए इन ध्वनि संकेत, या हम कह सकते हैं वर्णों को लिखने के लिए, वर्णों को लिखने के लिए जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया गया, जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया गया उसी को लिपि कहा जाता है। किन वर्णों को लिखने के जिन ध्वनि संकेतों का प्रयोग किया गया उसे लिपि कहा गया। अब मान लीजिए इस तरह से कोई लिपि लिख दी गई और ये कहा दिया इसे का पढ़ा जाएगा, तो जब इस का हम लोग उच्चारण करते हैं तो इस का में आ स्वर लगा हुआ है। अगर इसके टुकड़े किए गए तो इसमें आ स्वर का उच्चारण होता है, यानी इसके तो खंड कर दिए गए, अब इसके कोई खंड नहीं किए जा सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें, ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसी को वर्ण कहते हैं। या दूसरे रूप में इसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल सीधे शब्दों में, अगर इतनी बात नहीं आ रही है तो इसी को दूसरे रूप में कहा जा सकता है बिल्कुल कि अखंडित ध्वनि। इस पूरी बात को एक शब्दों में हम लोग सीख सकते हैं, अखंडित ध्वनि। अखंडित ध्वनि का ये अर्थ होता है कि ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, और ऐसी ध्वनि को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। तो जब इन वर्णों को लिख दिया गया, ध्वनि संकेतों को लिख दिया गया, मान लीजिए का, खा, गा, घा, अंगा, इस तरह से इन ध्वनि संकेतों को जब लिखा गया तो इनका उच्चारण भी किया गया। अब जब इनका हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने में इसको जो हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे तो कहेंगे क, खा, ग, घा, अंगा। यानी कि इनमें से जो इनके उच्चारण में समय लगा, ये कहा जा सकता है जो इनके उच्चारण में समय लगता है, जो इनके उच्चारण में समय लगा, इसी को मात्रा कहा जाता है। कि वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय मात्रा कहलाता है, और इनको लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया गया उसे लिपि कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि जो मात्राएं हैं इनकी संख्या कितनी होती है। अगर मात्रा की संख्या की चर्चा किया जाए तो मात्रा की संख्या केवल 10 होती है। मात्राएं की संख्या 10 होती हैं। अब जब तमाम सारे वर्णों को लिखा गया, अगर इन तमाम सारे जो वर्ण लिख गए, इन वर्णों को लिख करके इन वर्णों को जब लिखा गया तो मान लो इनको एक टोकरी में इस प्रकार से समायोजित कर दिया गया। मान लो का यहाँ लिखा हुआ है, अंगा यहाँ लिखा है, चा इसके बगल में आ गया, खा इसके बगल में आ गया, झा यहाँ पहुँच गया, और कोई भी वर्ण हो सकता है यहाँ पहुँच गया। इस तरह से इनको एक टोकरी में मान लो भर दिया गया। तो इनका क्रम कैसा था? एक अव्यवस्थित क्रम था। अव्यवस्थित क्रम की वजह से ये वर्ण देखने में सुंदर नहीं लग रहे थे, तो इन वर्णों को संजो करके लिखा गया। यानी 1 बाई 1 इनको संजोया गया कि भाई पहले छोटा आ आना चाहिए, फिर बड़ा आ आना चाहिए,
फिर छोटी ई होनी चाहिए, फिर बड़ी ई होनी चाहिए, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ होना चाहिए। इस तरह से जब इन्हें एक सिस्टमेटिक क्रम में रखा गया तो इसकी एक माला तैयार हो गई, और ये माला बनाई गई वर्णों की माला बनने की वजह से इसका नाम पड़ गया वर्णमाला। और अगर इसके परिभाषा की बात की जाए तो सीधी सी परिभाषा इसकी होती है वर्णों का व्यवस्थित समूह, या हम कह सकते हैं वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। तो अभी तक हम लोगों ने चर्चा की हिंदी एक फारसी भाषा का शब्द था। हिंदी शब्द का उल्लेख सबसे पहले जिंद अवस्था में किया गया। वर्ण की चर्चा की तो वर्ण की जो परिभाषा निकल करके आई कि अखंडित ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्ण एक लिखित इकाई होती है, जबकि ध्वनि एक हमारी मौखिक इकाई होती है। और इन वर्णों को उच्चारण में जो समय लगा उसे मात्रा कहा गया। मात्रा की संख्या की चर्चा की जाए तो मात्रा की संख्या 10 होती है, और इन वर्णों का जो क्रमबद्ध समूह था इसे वर्णमाला कहा गया। यहाँ तक आप सीख चुके। अब 1 बाय 1 आगे की चर्चा हम लोग करते हैं। आगे की चर्चा में हम लोग देखेंगे चर्चा हम लोगों की चल रही थी वर्ण के विषय में। वर्ण, इस वर्ण की जब चर्चा की गई आगे तो वर्ण मान लीजिए जब ये वर्ण लिखे गए स्टार्टिंग में, अब मान लो आ को लिखना था तो आ पहले लिपि में ऐसे लिखा गया। आज हम लोग आ को लिखते हैं तो आ को इस तरह से लिखते हैं। अड़ा की बात करें तो पहले अड़ा को ऐसे लिखा जाता था, आज हम लोग इस तरह से लिखते हैं। त्रा की बात करें तो त्रा इस तरह से लिखा जाता था, आज हम लोग त्रा को लिखते हैं तो इसकी लिपि ये हो गई है। झा की बात करें तो झा पहले ऐसे लिखा जाता था, आज झा की चर्चा करते हैं तो झा को इस तरह से लिखते हैं। यानी ये वो वर्ण है, ये वो वर्ण रहे जो पहले तो लिखे जाते थे परंतु आज ये प्रचलन से बाहर हैं। आज ये प्रचलन से बाहर हैं। इनका प्रयोग केवल हमें ग्रंथों में दिखाई देता है, बाकी जगह पर इनका प्रयोग लिखना बंद हो गया। और जिन वर्णों का प्रयोग बंद कर दिया गया ऐसे वर्णों को अमानक वर्ण कहा जाता है। जिन वर्णों को ग्रंथों में रहे प्रचलन से बाहर हो गए उनकी गिनती आज अमानक वर्णों के रूप में होती है। और जो ये वर्ण हैं जो आज प्रचलन में हैं, ये प्रचलन से बाहर हैं और इनका प्रचलन है, यानी इनका प्रयोग आज भी किया जाता है। तो जो वर्ण प्रचलन में आ गए या प्रयोग किए जाने लगे ऐसे वर्णों को मानक वर्ण कहा जाता है। तो प्रश्न मानक और अमानक से भी आपके एग्जाम में आता है कि मानक वर्ण कौन से होते हैं और अमानक वर्ण कौन से होते हैं। तो अमानक वर्ण वे हो गए जो केवल ग्रंथों में लिखे रह गए, जिनका प्रयोग आज बंद हो चुका है, प्रचलन से बाहर हो गए, ऐसे वर्णों को अमानक वर्ण कहा गया। और जिनका प्रयोग आज प्रचलन में है, जिनका हम आज प्रयोग करते हैं, ऐसे वर्णों को हम लोग मानक वर्ण बोलते हैं। तो ये कहानी हो गई वर्ण के मानक और अमानक से। एक चीज़ और एग्ज़ाम में आती है आपकी, इसी जगह पर उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। वर्ण से संबंधित वर्णमाला एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं होता जहाँ पे वर्णमाला से संबंधित चीज़ें ना पूछी जाएं। एक एक चीज़ों की हम लोग व्याख्या करते हुए चल रहे हैं, बहुत ध्यान से उसको आप समझने का भी प्रयास करेंगे। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कहते हैं कि मान लीजिए
एक वर्ड हमने लिख दिया कमल, या हमने लिख दिया कलरव, और कलरव एक जगह लिखा हुआ है मान लीजिए कागज। अगर इन वर्णों की बनावट को हम लोग देखते हैं शब्दों की, तो ये ऐसे हैं जिनमें मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, और ये शब्द ऐसा है जिसमें मात्रा का प्रयोग हो रहा है। तो जिनमें मात्राओं का प्रयोग होता है उसे मात्रिक, और जिनमें मात्राओं का प्रयोग नहीं होता उसे अमात्रिक कहते हैं। तो मात्रिक और अमात्रिक से भी चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं। अमात्रिक का मतलब ऐसे शब्द जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग ना किया जाए उसे अमात्रिक, और जिसमें मात्राओं का प्रयोग किया जाता है उसको मात्रिक बोलते हैं। तो ये अब हम लोगों ने चर्चा की मानक और अमानक वर्णों की, मात्रिक और अमात्रिक के बारे में आपने सीखा। अब आगे चर्चा होती है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण के प्रकार और संख्या की चर्चा करते हैं। अगर वर्ण के प्रकार की बात की जाए, वर्ण के प्रकार की चर्चा की जाए तो वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है स्वर, और एक को बोलते हैं व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। यहाँ से बहुत एग्जाम में आपके प्रश्न आता है कि इनकी संख्याएं कितनी मानी जाए। अलग अलग किताबों में आप अलग अलग आंसर भी देखते हैं, कहीं 52 दिया रहता है, कहीं 44 दिया रहता है। इनमें से सही किसे माना जाए? 52 सही होगा या 44 सही होगा, या दोनों ही सही होंगे? इसका भेद बहुत सारे बच्चे नहीं जानते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि 52 सही है कि 44 सही। अलग अलग किताबों में तमाम सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है कि अगर हम वर्ण में स्वर की चर्चा करते हैं तो ये स्वर हमारे दो भागों में डिवाइड थे। एक को कहा जाता है कुल स्वर और एक को बोलते हैं स्वर। अगर कुल स्वर की संख्या किया जाए तो कुल स्वर की संख्या 13 होती है। केवल स्वर की बात की जाए तो स्वर की संख्या 11 होती है। कुल स्वर की संख्या 13 होती है लेकिन स्वर की संख्या 11 होती है। अगर हम लोग चर्चा करते हैं व्यंजन की तो यही चीज़ सेम प्रोसेस यहाँ लागू होता है। एक होता है कुल व्यंजन और एक होता है व्यंजन। कुल व्यंजन की चर्चा किया जाए तो कुल व्यंजन की संख्या 39 होती है। व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन की संख्या 33 होती है। कुल व्यंजन 39 होते हैं लेकिन व्यंजन हमारे 33 होते हैं। अब हमारी बात आती वर्णों की संख्या कि वर्ण की संख्या कितनी है। अगर हम इस 13 और 39 इन दोनों को काउंट कर देते हैं तो कुल वर्णों की संख्या हमें 52 दिखाई देती है। कुल वर्णों की संख्या 52 दिखाई देती है। लेकिन अगर हम 11 और 33 को काउंट करते हैं तो कुल वर्णों की संख्या हमें 44 दिखाई देती है। तो आंसर दोनों ही सही होगा। अगर आपके आंसर में 52 दिया तो आप 52 को सही करेंगे, 44 दिया हुआ तो 44 को भी सही करेंगे। दोनों ही आंसर सही होते हैं क्योंकि स्वर 11 व्यंजन 33, 11 और 33 को काउंट कर दिया जाए तो 44 हो जाता है। कुल स्वर की संख्या 13 होती है। कुल व्यंजन की संख्या 39 होती है। 13 और 39 को काउंट कर दिया जाए तो कुल वर्णों की संख्या हमारी 52 हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जिस तरह से पाणिनि का नाम सभी जानते हैं, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा और पाणिनि संस्कृत के एक बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे। सारी संस्कृत की ग्रामर, संस्कृत की व्याकरण लिखने का श्रेय पाणिनि को जाता है। जिस तरह से संस्कृत की व्याकरण पाणिनि ने लिखी उसी तरह से हिंदी के जो व्याकरणाचार्य हुए, जो हिंदी के व्याकरणाचार्य, उनका नाम होता है कामता प्रसाद गुरु। पंडित कामता प्रसाद गुरु। पंडित कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। इनको पाणिनि की उपाधि इसलिए दी गई कि भाई जिस प्रकार से संस्कृत की व्याकरण पाणिनि लिख डाली उसी तरह से हिंदी की व्याकरण आपने लिख दी। आप तो बिल्कुल हिंदी के पाणिनि हो। स्पेशली जब कामता प्रसाद गुरु का नाम आता है और वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो कामता प्रसाद गुरु ने कुल वर्णों की संख्या केवल 46 बताई थी। तीनों बातों का अलग अलग ध्यान रखेंगे। मैं एक एक बात की चर्चा अभी आगे चल के करूँगा। कुल वर्ण 52
52 ही कंडीशन होगी, 13 और 39 को काउंट कर दो तो कुल वर्णों की संख्या 52 हो जाएगी। 44 ऑप्शन में दिया होता है तो स्वर और व्यंजन को काउंट किया जाता है, कुल वर्णों की संख्या 44 हो जाती है। लेकिन स्पेशली पंडित कामता प्रसाद गुरु की बात की जाए तो पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार कुल वर्णों की संख्या 46 मानी जाती है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं स्वर की। आपने देखा एक जगह मैंने 13 लिखा और एक जगह मैंने 11 लिखा, तो 13 और 11 में 2 का डिफरेंस है। 2 का डिफरेंस आया कहाँ से? अभी मैंने बताया आपको स्वर, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर मेरा सेशन आपको समझ में आए तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा, जिससे वो सारे बच्चे जो इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे या नहीं देख पा रहे उन तक भी आपकी चीज़ पहुंच जाए और उन्हें भी इन चीज़ों का लाभ मिल सके। कुल स्वर की संख्या की बात हमने करी। कुल स्वर हमारे हो गए 13। स्वर की संख्या बच्चा हमने आपको बता दी 11। डिफरेंस आ गया 2 वर्णों का। जो भी ये व्याकरण आपको हिंदी वर्णमाला की पढ़ाई जा रही है, ये हिंदी की वर्णमाला किशोरीदास वाजपेयी की है। किशोरीदास वाजपेयी। जिस तरह से हिंदी के पाणिनि कामता प्रसाद गुरु से, उसी तरह से इस हिंदी वर्णमाला का अध्ययन किशोरीदास वाजपेयी ने भी किया था। अगर किशोरीदास वाजपेयी की चर्चा की जाए तो किशोरीदास वाजपेयी ने बताया कुल स्वर 13 और स्वर की संख्या 11 होगी। इसमें 2 वर्णों को उन्होंने कर दिया, एक था अंग और एक था आहा। अंग और आहा यानी अंग, इसको कहा जाता है अनुस्वार, और ये जो आहा है इसको बोलते हैं विसर्ग। इसके लिए उन्होंने बताया कि इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है। ये कभी भी स्वतंत्र रूप से बोले नहीं जाते, ये हमेशा किसी दूसरी ध्वनि की सहायता से ही बोले जाते हैं। ये स्वतंत्र है नहीं, जबकि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं। अंग और आ को स्वतंत्र माना नहीं गया, इनका उच्चारण हमेशा किसी न किसी दूसरी ध्वनि के साथ में होता रहा। इसीलिए इनका नाम पड़ गया था अयोग वाह। अयोग वाह। अगर हम लोग अयोग वाह की चर्चा करते हैं तो अयोग वाह में 3 शब्द हैं। एक शब्द है आ, एक शब्द है योग और दूसरा शब्द है वाह। आ ये एक हिंदी का उपसर्ग है। ये बड़ा आ ये संस्कृत का उपसर्ग होता है। बड़ा आ की जो संज्ञा होती है संस्कृत के उपसर्ग में आता है, लेकिन जो छोटा वाला आ है ये हिंदी का उपसर्ग होता है और हमेशा एक नकारात्मक अर्थ देता है। ये हमेशा निगेटिव के रूप में यानी नकारात्मक अर्थ में ही इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे बोलते हैं ना, अधर्म जहाँ धर्म ना हो, अन्याय जहाँ न्याय ना हो। तो आ ये हमेशा नकारात्मक अर्थ देता है। आ का अर्थ हो गया ना, और योग का मतलब होता है जोड़, यानी इनको तो जोड़ा ही नहीं जा सकता, यानी इनको स्वर में काउंट किया ही नहीं गया। इसलिए काउंट नहीं किया गया कि ये स्वतंत्र थे नहीं और हमेशा किसी ना किसी दूसरी ध्वनि के साथ में बोले जाते थे। इसलिए इनको जो स्थान मिला, जो इनको स्थान दिया गया, वो स्थान तो इनको स्वर का दिया गया। कुल स्वरों में इनकी गणना की जाने लगी, इनका स्थान स्वर का था। और अयोग वाह में एक शब्द होता है वाह, और वाह शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है वहन करना। वाह शब्द का अर्थ होता है वहन करना। ये रहते स्वर के साथ थे, लेकिन जो इनको दर्जा दिया गया, जो इनको दर्जा दिया गया वो व्यंजन का था। इनका स्थान स्वर का था, दर्जा इनका व्यंजन का था। अंग को अनुस्वार कहा जाता है, आहा को विसर्ग बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को जोड़ दिया जाए, यही अयोग वाह की परिभाषा होती है कि अयोग वाह क्या होते हैं। ऐसी चीज़ जो अनुस्वार और विसर्ग से मिल करके बने, उन्हीं को अयोग वाह कहा गया। और ये बताया था पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने। तो जो भी वर्णमाला की पढ़ाई जाती है आपको, ये किशोरीदास वाजपेयी की पढ़ाई जाती है, लेकिन जो हिंदी के पाणिनि थे वो पंडित कामता प्रसाद गुरु थे। तो ये तो चर्चा हो गई स्वर की। इसी प्रकार हम लोग चर्चा करते हैं व्यंजन की। आगे की चर्चा हम लोग व्यंजन की करते हैं।
व्यंजन। अगर हम लोग व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में भी हमने आपको बताया दो चीज़ें। एक में बताया आपको कुल व्यंजन और एक को बता दिया व्यंजन। कुल व्यंजन की संख्या हमने बताई 39 और व्यंजन की संख्या हमने आपको बता दी 33। कुल व्यंजन 39 होते हैं, व्यंजन हमारे 33 होते हैं। जो डिफरेंस है वो 6 वर्णों का है। जो डिफरेंस आया वो 6 वर्ण का आया। इन 6 वर्णों में कुछ थे, बहुत ध्यान से समझिएगा, स्वर रहित और कुछ थे स्वर सहित। स्वर रहित और स्वर सहित। आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि ये छा किसके संयोग से मिलकर बना है। प्रश्न आपने देखा होगा, मॉक टेस्ट में भी लगा रहता है, एग्जाम में पूछा जाता है कि छा किसके संयोग से बना है। बच्चे को केवल का और सा याद रहता है और बहुत जल्दबाजी में चीज़ों को गलत कर देता है। अगर इस हम छा की चर्चा करते हैं तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित होता है। ये का स्वर रहित होता है और ये सा स्वर सहित होता है। बच्चा जान नहीं पाता, कभी कभी एग्ज़ाम में दोनों में स्वर रहित कर दिया जाता है या इसको स्वर सहित करके इसको स्वर रहित कर देते हैं। ये दोनों ही आंसर बेटा गलत हो जाते हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा कि पहला वाला अक्षर स्वर रहित होगा और दूसरा वाला अक्षर स्वर सहित होगा और इनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है छा। इसी तरह से ता स्वर रहित होता है, रा स्वर सहित होता है और इसको जोड़ दो तो ये बन गया त्रा। इसी क्रम में जा स्वर रहित है, इया स्वर सहित है और इसको जोड़ दो तो बन गया ज्ञा। इसी में सा स्वर रहित है और रा स्वर सहित है और ये बन गया बेटा स्त्रा जा करके। और इसको जो नाम दिया गया इसी को हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन या कह सकते हैं संयुक्ताक्षर। ये का और सा ये पहले से ही व्यंजन में काउंट हैं, इसलिए व्यंजन से इनको हटा दिया गया। लेकिन इन वर्ण नए वर्ण जो बने इसे कुल व्यंजन में तो इनको जगह मिली लेकिन व्यंजन में इनको जगह नहीं मिली, क्योंकि इनका निर्माण हमेशा दो वर्णों से मिलकर हुआ और ये दोनों के दोनों वर्ण ये पहले से यहाँ पे काउंट थे। इसी क्रम में आप आगे देखते हैं तो आगे आता है ये डा और ये आता है ढा। ये डा और ढा इसी को बोलते हैं उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन। अगर बेटा द्विगुण की बात की जाए, द्विगुण का मतलब होता है दो गुण। इनमें दो गुणों का योग होता है। अब अगर ध्यान से आप देखने का प्रयास करें तो जब हम इसने लिख दिया सड़क, एक शब्द लिख दिया मैंने पढ़ना, एक शब्द लिखा हुआ है गढ़, तो आपने देखा कि जब ये डा और ढा ये शब्दों के मध्य में आ रहे हैं या फिर इनका प्रयोग अंत में हो रहा है, या तो ये मध्य में आ जाएं या फिर ये अंत में आ जाएं, तो इनका उच्चारण अड़ा से होता है। पढ़कर देखिए आप, सड़क अड़ा पढ़ा जाएगा, पढ़ना गढ़, तब ये उच्चारण अड़ा का कराते हैं। लेकिन जब इनसे शुरुआत होती है, जब इन शब्दों से शुरुआत होती है तो ये गुण डा और ढा का रखते हैं। तो इनमें एक गुण अड़ा का होता है, एक गुण डा और ढा का होता है। दो गुणों के कारण का नाम पड़ गया द्विगुण व्यंजन। उत्क्षिप्त, क्षिप्त माने होता है छिपा हुआ, इनमें छिपे हुए थे और छिपा हुआ क्या था, गुण छिपे थे, इसीलिए द्विगुण व्यंजन हो गई है। तो बेटा 33, 4, 37 और 2 39। कुल व्यंजन की संख्या 39 होती है लेकिन व्यंजन की संख्या 33 होती है। उम्मीद है कि हमको आपको यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके आगे की चर्चा आपको अगले वीडियो में हम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद मी, जैसा हो कमेंट्स बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।